हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। मींस अभी तक हमने एटम के बारे में सब कुछ स्टडी कर लिया कि एटम क्या होता है। शुरू में हमें कुछ भी नहीं पता था कि एटम है क्या, हम किस चीज़ के बने हुए हैं। ठीक है, अभी तक हमने एटम के बारे में स्टडी कर लिया। उसके बाद ये भी पता चल गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि एटम के अंदर तो न्यूक्लियस भी होता है। अब हम ये देखेंगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और प्रोटॉन के अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं। तो इस बात को प्रूव करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी बना के दी। और उन्होंने जो थ्योरी दी, ठीक है, उस थ्योरी को हम बोलेंगे कि हाइपोथेसिस दी उन्होंने। अब जो उन्होंने हाइपोथेसिस दी वही हम स्टडी करने वाले कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के अंदर। तो अभी तक हमारे पास दो चीजें, प्रोटॉन भी है हमारे पास और क्या है, इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन का के बारे में अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करके हम कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। तो सबसे पहले यहां पर देखो, अभी तक हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर है दो चीजें, क्या क्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब ये देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो है, तो दैट मीन्स जो फर्स्ट हाइपोथेसिस दी गई वो थी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, क्लियर। अब देखो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस जो है ये दी गई 1930 के अंदर। 1930 के अंदर किसी साइंटिस्ट ने ये बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो मतलब ये उसने गलत बताया था। अभी हम बता देते हैं, फिर भी हम स्टडी कर रहे हैं कि उसने क्या कहा था, वही चीज हम देखने वाले हैं। देखो, उसने एग्जाम्पल लिया नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के इस आइसोटोप का उसने एग्जाम्पल लिया 7 नाइट्रोजन 14। ठीक है, तो उसने कहा कि यहाँ पे 14 जो उसका एटॉमिक वेट है, 14 क्या है, प्रोटॉन है एटम के अंदर। नाइट्रोजन का ये जो एटम है ना, इसमें 14 प्रोटॉन है। और 14 अगर प्रोटॉन 14 है तो एटम को न्यूट्रल रखने के लिए 14 क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो उसने कहा 14 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। एक बार फिर से बता रहे हैं, ये सारी की सारी जो हम बात करने वाले ये कंप्लीटली रॉन्ग है। मतलब उस साइंटिस्ट ने बिल्कुल गलत बताई थी, बट फिर भी हम पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने कुछ तो कंट्रीब्यूशन दिया, तो उसकी कंट्रीब्यूशन को हम रिस्पेक्ट दे रहे एक तरह से, और इसीलिए हमारे सिलेबस के अंदर ये टॉपिक इंक्लूडेड है। तो देखते हैं, 14 प्रोटॉन उसने कहा और एटम को न्यूट्रल रखने के लिए उसने कहा कि 14 इलेक्ट्रॉन है। बट अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट, हमने नहीं मतलब उस टाइम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, तो देखा कि वहां पर तो सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 7 इलेक्ट्रॉन, ओनली 7 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। तो मतलब बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गए, ये तो बोल रहे हो 14 इलेक्ट्रॉन, हमने देखा ऑर्बिट में है 7 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो एक्स्ट्रा के 7 इलेक्ट्रॉन रह गए वो 7 इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर। और जब इन्होंने ये बात बोली तभी हो गई सारी गड़बड़ शुरू। ठीक है, इन्होंने कहा 7 इलेक्ट्रॉन तो बाहर है, ठीक है, ये चीज उनको एक्सपेरिमेंट में दिख गई, बट उन्होंने कहा बाकी 7 कहाँ हैं। तो फिर उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, जो अच्छे से नहीं लगा उनसे, उन्होंने कहा 7 होंगे न्यूक्लियस के अंदर। एक तरह से उन्होंने तुक्का टाइप बोल दिया कि 7 अगर बाहर नहीं है ऑर्बिट में, मतलब वो न्यूक्लियस के अंदर छिपे हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि नाइट्रोजन के अंदर 14 प्रोटॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है। और जो ये न्यूक्लियस हो गया इसमें है, ये देखो 14 प्रोटॉन प्लस 7 इलेक्ट्रॉन, और बाकी 7 इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट्स के अंदर है। क्लियर। तो
यहाँ पे ये हाइपोथेसिस ने ये थ्योरी दी। अब थ्योरी तो हमने देख ली, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस अराइज हुए कि ठीक है अगर ऐसा सब कुछ है तो यहाँ पर इन क्वेश्चनों का आंसर दो जो उन्होंने यहाँ पे पूछे। कौन कौन से क्वेश्चन थे? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था उनका कि अगर तो कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। कितनी? 20 से लेकर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या थी? एक्सपेक्टेड थी ये वाली वैल्यू, बट रियलिटी के अंदर उन्होंने देखा कि ये वैल्यू कितनी है? 2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिर्फ 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक्सपेक्टेड थी 20 से 200। तो मतलब अब वहाँ पे उन्होंने कहा था साइंटिस्ट ने कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है तो उस जब कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा तो उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए। बट जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर गया और उन्होंने उसकी एनर्जी देखी तो वो आई सिर्फ 2-3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर गया मतलब हम तो बोल रहे हैं कि ये चीज़ उन्होंने गलत कही, ऊपर से फिर से हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से निकल रहा है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमने ऑब्जर्व की 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा कैसे हो सकते हैं जब हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। एक्चुअली ये सारी की सारी जो कंफ्यूजन है ना ये शुरू हो रही है बीटा डीके की वजह से। बीटा डीके, जो बीटा, तो यहाँ पे बीटा डीके है क्या? तो बीटा डीके एक प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअल में तो सिर्फ प्रोटॉन है, बट प्रोटॉन स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल है। प्रोटॉन क्या करेगा? टूट जाएगा, थोड़े टाइम बाद टूट गया और टूटने के बाद वहां से निकल गया इलेक्ट्रॉन। क्लियर? जब भी प्रोटॉन टूटेगा तो प्रोटॉन के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा प्लस कुछ एलिमेंट्स और निकलते हैं जो हम बाद में स्टडी करेंगे बीटा डीके के अंदर। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? एक्चुअल में प्रोटॉन टूट के इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है और इस वजह से बीटा डीके के अंदर न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। तो बट साइंटिस्ट को ये बात स्टार्टिंग में समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, जबकि रियलिटी में क्या हो रहा है कि प्रोटॉन है रियलिटी में, तो वो प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन के अंदर। बट उन्होंने इस चीज को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया और इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस सारी कंफ्यूजन की जड़ है बीटा डीके। मतलब ये पूरी हाइपोथेसिस रॉन्ग किस वजह से हुई? बीटा डीके की वजह से हुई। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया। सेकंड यहाँ पे है स्पिन का कॉन्सेप्ट। ये तो था हमारा एनर्जी का कॉन्सेप्ट। मतलब उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि बताओ भाई इतनी एनर्जी होनी चाहिए, बट एक्चुअल में तो एनर्जी बहुत कम है, ऐसा क्यों? फिर सेकंड क्वेश्चन की अभी हम रुकेंगे नहीं, अभी हम इसको और गलत प्रूव करेंगे। तो उन्होंने कहा सेकंड वे से स्पिन का कॉन्सेप्ट कि मान लो तुम नाइट्रोजन मत उठाओ, ड्यूट्रॉन उठा लो। ड्यूट्रॉन 1s2 ड्यूट्रॉन हमने लिया, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होने चाहिए? टोटल 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? आउटर में है, ऑर्बिट के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? 2 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो इन्होंने कहा कि अगर हम देखते हैं थ्योरेटिकली, स्टार्टिंग में इन्होंने कहा थ्योरी के अकॉर्डिंग, शुरू में कहा थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इसके स्पिन है वो कितनी आ रही है हमारे पास? देखो 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से प्रेजेंट है, या फिर 2 प्रोटॉन इस तरह से, इलेक्ट्रॉन इस तरह से, या फिर 1 प्रोटॉन इस तरह से है और 1 प्रोटॉन इस तरह से और इलेक्ट्रॉन इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम स्पिन्स देखते हैं कि स्पिन कितने, या फिर फोर्थ के सभी डाउन स्पिन के अंदर है। तो देखो एक प्रोटॉन की स्पिन कितनी होती है? हाफ होती है अगर वो अपवर्ड है, और -12 वो डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे तो सभी की +12
प्लस हाफ और प्लस हाफ, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गया 3/2। इसके अकॉर्डिंग कितना हो गया, प्लस हाफ, अप स्पिन के लिए प्लस हाफ, डाउन स्पिन के लिए माइनस हाफ, तो कितना आ गया +1/2। यहाँ पे देखो प्लस हाफ, डाउन के लिए -1/2 और डाउन के लिए -1/2, कैंसल आउट, कितना बच गया -1/2, और यहाँ पे कितना बच गया -3/2। तो इन्होंने पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, जो ये साइंटिस्ट थे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस के, तो उन्होंने कहा कि जो ड्यूट्रॉन है उसके न्यूक्लियस की स्पिन कितनी होगी, या तो 3/2 होगी, या +1/2 होगी, या -1/2 होगी, ये भी नहीं हुई तो -3/2 हो जाएगी, ठीक है। बट जब इसी चीज को हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, क्या देखा, एक्सपेरिमेंटली देखा, तो हमने देखा ये भी पॉइंट गलत है, और स्पिन कितनी आ रही, या तो +1 या -1 या फिर 0, ठीक है। तो बहुत दूर थी, कहाँ पे, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में बोल रहे हैं, और ये हमारी स्पिन एक्सपेरिमेंटली कितनी आई, +-1 या फिर 0। तो मतलब ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसने भी इनको चुप करवा दिया, इसके साइंटिस्ट को, कि भाई तू भी गलत, तू गलत बोल रहा है, क्योंकि तूने तो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दिया। फिर थर्ड पॉइंट, थर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया मैग्नेटिक मोमेंट का। थर्ड पॉइंट क्या है इनका, मैग्नेटिक मोमेंट का, मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब होगा कि अगर तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है, ठीक है, तो न्यूक्लियस की मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड था कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन छुटकू सा, वो भागता रहता, स्पीड बहुत ज़्यादा, क्यों, क्योंकि वेट कम है उसका, ठीक है, पतला सा, बिल्कुल छोटा सा है, तो वो क्या कर रहा है, भाग दौड़ मचा रहा है, और भाग दौड़ मचाने की वजह से जो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट है बहुत हाई होनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेड था। बट रियलिटी में हमने देखा कि न्यूक्लियस की मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ये आ गया रियलिटी में हमने देखा न्यूक्लियस की मैग्नेटिक मोमेंट तो बिल्कुल ही स्मॉल है, मतलब वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, नेचर। देखो नेचर के अंदर इन्होंने कहा कि अगर हम मान के चलते कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, हमने क्या माना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से जो न्यूक्लियस होगा उसके नेचर को एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट क्यों, क्योंकि देखो एक तो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, भागने की वजह से उसमें आ गई वेव नेचर, और एक इलेक्ट्रॉन आराम से रेस्ट में है तो उसकी वजह से आ गई पार्टिकल नेचर। तो मतलब इलेक्ट्रॉन के दोनों नेचर आ गए इसके अंदर, तो इसकी वजह से जो नेचर होगा न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसकी वजह, इन चारों पॉइंट्स की वजह से जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस है वो हो गई गलत, ठीक है। तो अब इसको ठीक कैसे किया वो हम देखते हैं इसके सेकंड हाइपोथेसिस के अंदर। हाइपोथेसिस है हमारे पास प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन, मींस अब ड्यूट्रॉन भी आ गया है, तो एक तरह से एटम की स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ऑलमोस्ट क्यों, क्योंकि एक लिमिटेशन होगी जो हम लास्ट में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ड्यूट्रॉन होता है एटम के अंदर, किसने कहा, चैडविक सर ने कहा, और यहीं से आया ट्विस्ट एटम की स्टोरी के अंदर। कब कहा इन्होंने, 1932 के अंदर चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, और जैसे ही इन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, द ग्रेट साइंटिस्ट हिसेनबर्ग सामने आए और उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दे दी। कौन से साइंटिस्ट, हिसेनबर्ग, तो उन्होंने ये हाइपोथेसिस दे दी, और इस हाइपोथेसिस के अंदर उन्होंने एग्जाम्पल लिया, वहीं से शुरू किया नाइट्रोजन से, कि ये रहा तुम्हारा नाइट्रोजन। चलो अब मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर देता हूं। तो इसने कहा कि यहाँ पे 7 प्रोटॉन है और 7 ही इलेक्ट्रॉन है, बट फिर ये 14 कैसे हुआ, ये 7 इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट्स में ही हो गए,
ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में हो गए ना, तो ये तो 7 ही बच गए, तो न्यूक्लियस में यहाँ पे 7 होना चाहिए, बट नहीं, इन्होंने कहा कि यहाँ पे 7 न्यूट्रॉन होते हैं, 7 न्यूट्रॉन्स, और ये 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और 7 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। दैट मीन्स इन्होंने ये बोल दिया कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इसने बाकी के चारों क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन दी कैसे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एनर्जी का। इसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हो गया क्लियर। जब इसने यही बात बोल दी कि न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, अगर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो एनर्जी का तो कोई मिसकंसेप्शन आया ही नहीं, एनर्जी जितनी होनी चाहिए उतनी ही मिलेगी। ठीक है, तो मतलब एनर्जी का कॉन्सेप्ट सॉल्व हो गया। सेकंड इसने दिया स्पिन का कॉन्सेप्ट। तो इसने कहा कि चलो मैंने तुम्हारी नाइट्रोजन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब हम उठाते हैं ड्यूट्रॉन को। तो इसने लिया ड्यूट्रॉन 1s2, ठीक है, 1s2 ड्यूट्रॉन लिया। तो इसने कहा कि यहाँ पे एक प्रोटॉन है, वही देखो 2 इसका एटॉमिक मास है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा। एक न्यूट्रॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गया न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बार फिर से हम बता देते हैं, यहाँ पे ये होता है, देखो कोई भी एलिमेंट है एक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कुछ भी। एन का मतलब यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर, ए का मतलब उसका एटॉमिक मास। जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं जब एटम न्यूट्रल होता है। एन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब जितना उसका एटॉमिक नंबर है। जैसे अगर एटॉमिक नंबर 7 था तो 7 ही प्रोटॉन 7 ही इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। अब बच गया मास नंबर। मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का हमें पता चलेगा यहाँ से, जैसे प्रोटॉन थे 7 तो 14 में से 7 गए, मतलब 7 न्यूट्रॉन ही होंगे। तो एटॉमिक मास मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर देखो इन्होंने स्पिन का कॉन्सेप्ट कैसे दिया। तो न्यूक्लियस की स्पिन एक्सपेरिमेंटली कितनी आ रही थी, देखो न्यूक्लियस की जो स्पिन थी वो एक्सपेरिमेंटली इन्होंने कही थी कि न्यूक्लियस की स्पिन होनी चाहिए +-1 या फिर 0, जबकि हमारी मतलब फर्स्ट हाइपोथेसिस की कितनी आई थी, +-3/2 और +-1/2। ठीक है, ये आई थी। तो इसने सॉल्व किया किस तरह से, प्रोटॉन इस तरह से, न्यूट्रॉन इस तरह से, या फिर दोनों इस तरह से, या दोनों इस तरह से। कितनी होगी देखो, अगर एक अप है एक डाउन है तो 0, दोनों अप हैं तो +1, दोनों डाउन है तो -1। हो गई ना सॉल्व। इसने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, जिसकी वजह से उसकी स्पिन होगी या 0 या +1 या फिर -1। तो मतलब इसने स्पिन का कॉन्सेप्ट भी सॉल्व कर दिया। थर्ड था मैग्नेटिक मोमेंट का। जिस तरह एनर्जी का कोई क्वेश्चन का तुक ही नहीं बनता, उसी तरह मैग्नेटिक मोमेंट के क्वेश्चन का भी कोई लॉजिक नहीं है। क्यों, जब इसने बोल ही दिया है कि न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जितनी आनी हो उतनी आएगी। ठीक है, और फोर्थ था नेचर का। नेचर का भी कॉन्सेप्ट वही है। अब ड्यूअल नेचर रहा ही नहीं, अब इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर है ही नहीं। तो मतलब नेचर भी अब सिंप्लीफाई हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये थी 2 हाइपोथेसिस। ठीक है, और इन हाइपोथेसिस के थ्रू हमने न्यूक्लियस की कंपोजिशन को स्टडी कर लिया। मतलब न्यूक्लियस में है क्या, एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। अब जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो स्कूल में स्टूडेंट्स होने से मतलब अगर कोई लड़का बाहर है तो हम उसको बोल देंगे हाँ ये लड़का है या फिर ये लड़की है। ठीक है, जो भी बोलना होगा। बट अगर वही लड़का स्कूल में है तो हम बोलेंगे स्टूडेंट। सिमिलरली जब न्यूक्लियस के अंदर
प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे कि बॉयज होते हैं और गर्ल्स होती हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स। अगर प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है तो इनको हम बोलेंगे न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, क्लियर। तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स। बॉयज भी स्टूडेंट होते, गर्ल्स भी स्टूडेंट होते, कब, जब वो स्कूल में होते। प्रोटॉन भी न्यूक्लियॉन होते, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियॉन होते, कब, जब वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये थी एटम की कंप्लीट थ्योरी। बट हमने कहा था कि एक लिमिटेशन अभी भी रह जाएगी और हम इसको छोड़ के ही +2 कर जाएंगे। वो लिमिटेशन क्या है कि हमने स्टडी किया था कि ये एटम है, मतलब ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स के अंदर, सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर। बोहर ने बताया तो था कि कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर, बट ये बात उसने गलत बोली थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट। सोमरफील्ड ने बाद में बताया था, इसको हम ग्रेजुएशन के अंदर स्टडी करेंगे। पूरी +2 के अंदर हम ये पॉइंट गलत स्टडी करके जा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते हैं। कैसे रिवॉल्व करते, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, जिस तरह से ये डायग्राम में दिखाया गया, इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं।